अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई एम डॉक्टर सैयद शराफत हुसैन। इक्केट केमिस्ट्री सीरीज़ में आप सबका खुश आमदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 केमिकल बॉन्डिंग। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड हम क्या चीज़ें हैं जी ये केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। सो केमिकल बॉन्डिंग क्या है? A force which holds together two or more atoms or ions to form a large variety of compound। यानी कि वो फोर्स जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स या आइंस को आपस में जोड़े रखती है, होल्ड्स टुगेदर, और इस तरह से टू फॉर्म अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड, और बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स की एक वैरायटी क्रिएट करती है। इस फोर्स को हम केमिकल बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अब ये केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है? टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि ये अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे? बाय अटेनिंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। जैसे यहाँ पर लिथियम है, ठीक है, ये 3 इसका एटॉमिक नंबर है। इट लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 1s2 2s1। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। इसी तरह से अगर बात की जाए मैग्नीशियम की, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और लूज करके इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लूज करके ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी कर लेता है। इस तरह से फ्लोरीन है, सल्फ़र है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी नियरेस्ट पॉसिबल नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे जी। बॉन्ड हमारे पास 2 किस्म के होते हैं जी, फिज़िकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो फिज़िकल बॉन्ड है ये बेसिकली है क्या? फिज़िकल बेसिकली इसमें एक मॉलिक्यूल जो है ना, वो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन होती है फिज़िकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड होते हैं, और ये एक्चुअल में ये होते हैं। इसके बाद ज़रा देखें आप, तो हमारे पास वंडरवाल फोर्सेस जो हैं वो आगे 4 किस्म की होती हैं। आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, चैप्टर 4 डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके अलावा केमिकल बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड जो है, इसके आगे एक सब टाइप आ जाती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या है, यहाँ ज़रा देखिएगा। फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑन जो हमारे पास इनके बॉन्ड एनर्जी होती है क्लास, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। बॉन्ड एनर्जी किस हालत में है? पोटेंशियल एनर्जी। इफेक्ट ऑन एनर्जी व्हेन 2 एटम अप्रोचेस, ठीक है। तो क्या असरअंदाज होता है? या तो वो डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब हमारे पास फोर्स अफेक्टिंग एनर्जी ऑफ एटम। अब डिक्रीज़ कब होती है पोटेंशियल एनर्जी? जब अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। और इंक्रीज़ कब होगी? जब रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, ठीक है। अब हमारे पास इस दौरान डोमिनेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं? तो याद रखिएगा, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं तो वो डोमिनेट करती हैं, और जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होती है तो उस वक्त रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज़ करती हैं। और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज़ करके और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करती हैं तो स्टेबल बॉन्ड बनता है। और जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है और रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं तो अनस्टेबल बॉन्ड बन जाता है जी। क्लास अब आगे देखिए, केमिकल बॉन्डिंग इन एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, या तो मेटल्स या नॉन मेटल। जो मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। जो मेटल्स हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड बनाती हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड बनाएंगी, ठीक है। और जो नॉन मेटल हैं ये गेन भी करती हैं और शेयर भी करती हैं, तो ये दोनों तरह से बॉन्ड बना सकती हैं। मेटल सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड बनाएगी, मेटेलिक बॉन्ड में हो या वो आयनिक कंपाउंड्स में हो। मेटल हमेशा लूज करके, इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड बनाएगी। और जो नॉन मेटल्स हैं या तो ये गेन करेंगी या फिर ये शेयर करेंगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद ज़रा देखिएगा जी, हमारे पास कि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं ना, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, तो जब वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेके आती हैं तो वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेके आती हैं? याद रखिएगा, वो प्रीवियस पीरियड में मौजूद जो नोबल गैस है, प्रीवियस पीरियड में मौजूद जो नोबल गैस है उस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो लेके आते हैं।
और नॉन मेटल जब गेन करते हैं तो सेम पीरियड वाली इलेक्ट्रॉनिक, इनके सेम पीरियड में मौजूद जो नोबल गैस है उस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हासिल करती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके दो किस्म के बॉन्ड बनाएंगी, एक बनाएंगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बॉन्ड, ठीक है, और दूसरा बनाएंगी नॉन मेटल के साथ, ठीक है, नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगी, ठीक है, और एक दूसरा ये बॉन्ड बनाती हैं हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए क्लास, ठीक है, तो नॉन मेटल जो होती हैं हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जब शेयर करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे सेम पीरियड जैसे इनके सेम पीरियड में मौजूद नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेके आएंगे, तो यहाँ पर सेम एटम के दरमियान भी बन सकता है, डिफरेंट एटम के दरमियान भी। अगर सेम एटम के दरमियान बन रहा है तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग, और अगर डिफरेंट एटम है तो दो होंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से आगे देखिएगा हमारे पास ये जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं और सेम पीरियड में मौजूद नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेती हैं, तो हमारे पास फिर ये आगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से मिलती हैं और फिर वो आगे आयोनिक बॉन्ड बना देते हैं। तो ये क्लास यहाँ पर इन्होंने एक ना केमिकल बॉन्डिंग के लिए एक सिंपल सा चार्ट बनाया है मेटल नॉन मेटल का कि कौन कौन से बॉन्ड बनाती हैं और कैसे बनाते हैं जी क्लास। अब आगे देखिएगा हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, एमसीक्यूज किस किस्म के आ सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड हैव, जी आयोनिक कंपाउंड जो उनसे होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो ए इज द राइट ऑप्शन। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू अनदर एटम विद हाई, तो ये बॉन्ड की डेफिनेशन जी आयोनिक बॉन्ड है, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगला जी हमारे पास आ सकता है NaCl हैज़ परसेंटेज आयोनिक करैक्टर, तो याद रखिएगा NaCl का परसेंटेज आयोनिक करैक्टर 72% होता है। नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री, नो आयोनिक बॉन्ड इन केमिस्ट्री हैज़ 100% आयोनिक करैक्टर, हाँ 92% मैक्सिमम करैक्टर होता है जो सीजियम फ्लोराइड का पाया जाता है जी। इसके बाद देखिएगा आयोनिक बॉन्ड प्रोड्यूस बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कंप्लीट ट्रांसफर होता है जी इलेक्ट्रॉन का जब आयोनिक बॉन्ड बनता है, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू एन एटम विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले एटम से इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले एटम के पास जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके नतीजे में आयोनिक बॉन्ड बनता है। अब आयोनिक बॉन्ड जो उनसे होते हैं ना, उनमें दो किस्म के एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होते हैं मेटल और एक होते हैं नॉन मेटल। जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं ये मेटल्स हैं, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं ये नॉन मेटल्स हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम से कम 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके हमारे पास ये आयोनिक बॉन्ड बनता है, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। ये एक्सोथर्मिक होता है और प्योरली आयोनिक करैक्टर होता है। अलाइनमेंट जिनके नॉन डायरेक्शनल होती है, यानी कि जब भी पॉजिटिव आइंस आपस में नेगेटिव आइंस से मिलते हैं तो वो ख़ास स्पेसिफिक अरेंजमेंट या यूँ कह लें कि एक ख़ास डायरेक्शन से नहीं मिलते, वो किसी भी डायरेक्शन से आके उसे मिल सकते हैं। फिर रिप्रेजेंटेशन एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस Na+ एंड Cl-। एग्जांपल इसकी ली जाए तो NaCl है, कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पर आप देख लें जी इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सोडियम क्लोराइड में देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 है और आयोनिक करैक्टर जो है वो 72% है, 72% आयोनिक करैक्टर मौजूद है सोडियम क्लोराइड में। और कैल्शियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.5 है। तो इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है, परसेंटेज आयोनिक करैक्टर वो 94% है। बॉन्ड विथ बी आयोनिक व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज, बॉन्ड कब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो, सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। Chlorine tends to lose the electron and attains the inert gas electronic configuration of, तो देखेंगे कौन से इलेक्ट्रॉन सेम पीरियड वाले रखेगी ना, तो अब क्लोरीन का ताल्लुक थर्ड पीरियड के साथ है, तो फिर थर्ड पीरियड के अंदर जो नोबल गैस मौजूद है वो आर्गॉन मौजूद होती है, तो इन क्लोरीन आर्गॉन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेके आएगी। ये कोवलेंट बॉन्ड है जी हमारे पास। कोवलेंट कंपाउंड्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट हैव, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो कोवलेंट कंपाउंड है वो रखते हैं हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ उनकी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पोलर नेचर, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो पोलर नेचर रखते हैं, तो HF इज़ द राइट आंसर, बिकॉज ये ऑपोजिटली चार्ज एटम से मिलके बना हुआ है। ये दोनों तो सेम है तो ये तो नहीं होंगे। CH4 इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, प्योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, सो डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इंशाल्लाह आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो HF इज़ द राइट आंसर।
जी अगला हमारे पास यहाँ पर सवाल आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। कौन सा नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है? नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास ग्लूकोज है यहाँ पर। सो बी इज द राइट आंसर। In Cl2 how many electron pairs share to form a molecule of chlorine? तो Cl2 में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक शेयर होता है जी। जी आगे, ऑल द कार्बन एटम इन डायमंड आर जी sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाई जाती है तमाम कार्बन एटम्स के अंदर। कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, यानी कि दो एटम्स के दरमियान जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके नतीजे में बॉन्ड फॉर्म होने वाला जो है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है इसमें कौन से एटम ज़्यादातर हिस्सा लेते हैं? नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होता है। 1.7 से ज़्यादा होगा तो वो कोवलेंट होगा, 1.7 से कम होगा तो वो आयोनिक होगा। ठीक है, अब देखिएगा जी, नेचर वो कहता है जी दो किस्म के होते हैं, या तो पोलर होंगे या नॉन पोलर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 या इससे ज़्यादा हो ना क्लास, तो तब वो पोलर में आ जाता है। और अगर 0.4 से ज़्यादा है तो पोलर में आएगा, और अगर 0.4 से कम है तो वो नॉन पोलर में आएगा। अलाइनमेंट जी डायरेक्शनल होता है जी, हाँ स्पेसिफिक डायरेक्शन से आके बॉन्ड बनाते हैं। रिप्रेजेंटेशन सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन, डबल को डबल लाइन, ट्रिपल को ट्रिपल लाइन से शो करते हैं। डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, ये डॉट है जी इस वाले हाइड्रोजन का, क्रॉस इस वाले हाइड्रोजन का, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ, सो H2 मॉलिक्यूल बन गया। इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो O2 में आप देख सकते हैं जी यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, Cl के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, और HCl के अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। CO2 के अंदर भी आप देख लें जी दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, मीथेन में एक एक इलेक्ट्रॉन और इथेन में भी एक एक इलेक्ट्रॉन। लिमिटेशन ऑफ लीवर्स डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर जी, इसकी लिमिटेशंस क्या है? इट डज नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री, बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी चीज़ें लीवर्स डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो नो आइडिया अबाउट बॉन्ड मैकेनिज्म एंड नो प्रॉपर रीज़न फॉर बॉन्डिंग। ये इसके कुछ लिमिटेशंस थी जी। आगे पोलर नॉन पोलर है, मैंने अभी आपसे बात किया जी नॉन पोलर कब बनता है? जब सिमिलर एटम्स मिले हों या फिर कोई ऐसे एटम्स मिले हों जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 0.4 से कम हो। सिमिलर एटम्स हैविंग नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और पोलर कब बनता है? जब डिसिमिलर एटम्स आपस में मिले और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या इससे ज़्यादा और 1.7 से कम हो। फिर जो अट्रैक्शन है टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन पोलर में इक्वली शेयर होते हैं, पोलर में अनइक्वली होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल होता है, इसमें अनसिमेट्रिकल होता है। इसमें पार्शियल चार्ज कोई नहीं होता जी, इसमें पार्शियल चार्जेस आते हैं। इसमें पोलैरिटी नहीं है, इसमें मौजूद है। इसमें इंटरमोलर फोर्सेस वीक हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसके लो, इसके हाई हैं। ठीक है, सोलेबिलिटी नॉन पोलर की लो है, पोलर की हाई है। बॉन्ड स्ट्रेंथ नॉन पोलर की वीक है, पोलर की हाई है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ इसके पर्टिकुलर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके लिहाज से हम कोवलेंट के नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड में फ़र्क कर सकते हैं। हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन इथेन? इथेन में कितने बॉन्ड मौजूद होते हैं जी क्लास? यहाँ पर ये हमने एक एग्जांपल की थी, ये देखें जी 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 हमारे पास इसमें बॉन्ड मौजूद होते हैं। सो 7 इज़ द राइट आंसर। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग एटम, ये शेयरिंग हो रही है तो डेफिनेटली कोवलेंट बॉन्ड होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ CO2 इज अ नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड? नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी शय है? डाइपोल मोमेंट ज़ीरो, लीनियर ज्योमेट्री, sp हाइब्रिडाइजेशन नॉन जी, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो, ए इज़ द राइट आंसर। हाउ मैनी एट बॉन्ड प्रेजेंट इन मीथेन? मीथेन में कितने बॉन्ड मौजूद होते हैं जी? मीथेन के अंदर याद रखिएगा 4 बॉन्ड मौजूद होते हैं। सो 4 इज़ द राइट आंसर। विच सॉलिड डज नॉट कंटेन कोवलेंट बॉन्ड? किसमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता? कॉपर, कॉपर में मौजूद नहीं है, कॉपर में मेटालिक बॉन्ड होता है जी। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में से क्या आ सकता है? अमोनिया हैज़ 1 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स नाइट्रोजन, सो बी इज़ द राइट आंसर।
जी शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर बाय वन स्पेशीज फ्रॉम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय टू एटम्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम से दूसरे एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड एटम्स इन्वॉल्व जी डोनर और एक एक्सेप्टर होता है। डोनर जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा। जी नेचर क्या है जी? डोनर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक्सेप्टर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लिवस एसिड्स आर, लिवस एसिड्स कौन से होते हैं और लिवस बेस क्या होते हैं? लिवस बेस और लिवस एसिड की डेफिनेशन याद रखिएगा। लिवस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और जो लिवस बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे लिवस एसिड। सो बी इज़ द राइट आंसर जी। लिवस बेसिस इलेक्ट्रॉन रिच होंगी, ठीक है। अलाइनमेंट जी इसमें भी डायरेक्शनल होता है, इसे एरो से शो किया जाता है इसलिए तो डायरेक्शनल है। ये NH3 और BF3 में से एक इलेक्ट्रॉन पे रिसीव जा रहा है, तो यहाँ पर आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है जी। क्लास अब आगे देखिएगा। Ammonia donate its dash to hydrogen to form ammonium ion, one electron pair. B is the right answer. An ammonia boron trifluoride compound, which of the following compound is electron acceptor? कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है जी? एरो किसकी तरफ था? BF3 की तरफ था ना, तो BF3 एक्सेप्ट कर रहा है। मेटालिक बॉन्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल? जी इंसुलेटर नहीं है। मेटालिक बॉन्ड जी क्लास ये चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया है, दोबारा फिर पढ़ रहे हैं जी। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज मेटल केटाइंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन और मेटल केटाइन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। इसमें जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं मेटल्स होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। अलाइनमेंट नो डायरेक्शनल अलाइनमेंट। रिप्रेजेंटेशन जी मेटल सिंबल है सिंपल। एग्जाम्पल जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन यूज़ किया है, +1 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। ग्रुप 2 के मेटल्स ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो यहाँ पर +2 चार्ज है न्यूक्लियस पे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो पॉजिटिव मेटल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नतीजे के तौर पर यहाँ मेटालिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जी। क्लास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म फॉर एन एलिमेंट? यानी कि एब्सोल्यूट टर्म जो सी नहीं है। एटॉमिक रेडियस जी। इसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग है लार्जेस्ट आयोनिक करेक्टर? किसका आयोनिक करेक्टर ज़्यादा होगा? जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, और साइज़ कम होगा। तो यहाँ पर देखें आप, सबसे छोटा साइज़ फ्लोरीन का है। सो फ्लोरीन का आयोनिक साइज़ जो है, सॉरी, विच वन हैज़ द लार्जेस्ट आयोनिक साइज़? साइज़ हमने बताना है कि जी किस आयन का साइज़ सबसे ज़्यादा है। तो याद रखिएगा जो पॉजिटिव आयन बनते हैं ना, पॉजिटिव आयन का साइज़ हमेशा कम होता है, ठीक है, और जो नेगेटिव आयन्स हैं इनका साइज़ ज़्यादा होता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ हाईएस्ट? आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं करेंगे, जिनमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर फ्लोरीन है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं करता बल्कि तो गेन करता है। सो सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जी क्लास यहाँ पर ये ट्रिकी है। यहाँ देखें जी, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें ना तो ट्रेंड ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कम हो रहा है, यानी कि ऊपर वाले एटम की ज़्यादा है, नीचे वाले की सबसे कम है। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन की कम है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये क्लास आपने ज़रा याद रखना है, ये थोड़ी सी यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर है। सो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है। सो क्लोरीन इज द राइट आंसर, फ्लोरीन हमारे पास रॉन्ग है जी। अब आगे देखिएगा, द रिलेटिव अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इज? जो रिलेटिव अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहा जाता है। सो सी।
ये क्लास यहाँ पर इन्होंने ये एक सिंपल सा ट्रेंड बयान किए गए हैं और कंपैरिजन किया गया है। एटॉमिक रेडियस क्या है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। आयोनिक रेडियस क्या है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू आइंस। और कोवेलेंट रेडियस क्या है, हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड। जी ट्रेंड देखें, डिक्रीज होता है, ये भी डिक्रीज होता है, ये भी डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, फिर शील्डिंग इफेक्ट देखें, ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट है, लार्जर रेडियाई, तो सब में सेम सिमिलर इफेक्ट ही ऑलमोस्ट हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो एनर्जी रिलीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा इन तीनों में सेम ट्रेंड पाया जाता है, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए इंक्रीज़ हो रहे हैं। और ग्रुप में देखें तो ऊपर से नीचे कम हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे साइज़ ज़्यादा हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट देखें तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो हमारे पास इसके ऊपर असरअंदाज होता है। ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सारी की सारी वैल्यूज़ कम हो जाएंगी। हाई न्यूक्लियर चार्ज, जी हाई न्यूक्लियर चार्ज होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सब की वैल्यूज़ हाई हो जाएंगी। सो आप देख रहे हैं कि सब में ट्रेंड सेम ही हैं, आप एक ट्रेंड याद रख लें, बाकी सारे ओके हो जाएंगे आपके। शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड ये क्या होता है, यूजुअली शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड रिमेन्स सेम रहता है, बिकॉज अक्रॉस द पीरियड जो इनर शेल्स हैं ना उनकी तादाद में इजाफा नहीं हो रहा है, एक पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, इस वजह से। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखते हैं। बॉन्ड विल बी आयोनिक इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज आयोनिक, कब होगा, जब ग्रेटर देन 1.7 होगा। सो बी। थ्योरीज फॉर कोवलेंट बॉन्डिंग, जी कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए जो थ्योरीज पेश की जाती हैं जी, 3 थ्योरीज हैं, वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो इसको ज़रा वन बाय वन ज़रा देखते हैं, बिस्मिल्लाह जी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबसे पहले है जी वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में देखें एमसीक्यूज, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, lone pair and bond pair are arranged around the central atom to remain at a maximum distance apart to keep repulsion at minimum, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे और रिपल्शन मिनिमम होगी, तो इसमें राइट आंसर बी बन रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। जी हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन अमोनिया इज, जी यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 से कम होकर 107.5 होता है। सो बी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पर टेट्राहेड्रल के अंदर एक कोना जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लोन पेयर उसने ऑक्यूपाई किया होता है, लोन पेयर एक्सर्ट मोर रिपल्शन। वेस्पर थ्योरी क्या है जी, हमें क्या बताता है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू कीप रिपल्शन मिनिमम, ये वो इसकी डेफिनेशन। एक्सप्लेन, ये क्या करती है जी, ज्योमेट्री शेप स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देती है। ठीक है, ओनली फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन 3 एटम, सिर्फ उनके लिए जिनमें एटम्स की तादाद 3 से ज़्यादा हो, 2 वाले तो सारी बात है लीनियर ही शेप होगी। डोंट एक्सप्लेन रीज़न फॉर बॉन्डिंग के जी क्यों बॉन्ड बन रहा है, मैकेनिज्म ऑफ बॉन्डिंग, कुड नॉट एक्सप्लेन कम्प्लेक्सेस, कम्प्लेक्स भी नहीं बयान करती। पास्टुलेट्स इसके हैं जी, 4 पास्टुलेट्स हैं। बॉन्ड पेयर लोन पेयर टुगेदर डिटरमाइंस ज्योमेट्री, तो बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो दोनों मिलकर ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एंड देन लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कम होती है, और बॉन्ड पेयर की उससे कम होती है। द लास्ट वन डबल ट्रिपल बॉन्ड बिहेव्स लाइक सिंगल, यानी कि इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बिहेव्स लाइक अ सिंगल बॉन्ड। जी अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है जी, अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर हैं हमारे पास, अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ कह रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीजेस
अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज हों तो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज हो जाती हैं, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज और स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। सो डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के साथ। रिपल्सिव फोर्सेस इसके उलट होगा, ठीक है। अगर रिपल्सिव फोर्सेस डिक्रीज हो रही हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अगर रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं स्टेबिलिटी डिक्रीज है। डायरेक्ट रिलेशन है और डिस्टेंस के साथ भी रिलेशन यहाँ पर बताया जा रहा है रिपल्सिव फोर्सेस में। बॉन्ड एंगल जो है हमारे पास, याद रखिएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, अगर लोन पेयर आ जाएगा या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन वहाँ होगी। देखिएगा, लोन पेयर रिपल्शन हो या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये रिपल्शन जो हैं बॉन्ड एंगल को कम कर देती हैं, ठीक है। और बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन है ये एंगल को ज़्यादा करती हैं। लोन पेयर रिपल्शन हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो, ये बॉन्ड एंगल को कम करती हैं, और जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ये बॉन्ड एंगल को ज़्यादा करती हैं। ज्योमेट्री है जी यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, तो नो रेगुलर ज्योमेट्री, नो लोन पेयर, ठीक है। AB4 सिस्टम है, AB3 सिस्टम है, AB2 सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं लोन पेयर कोई नहीं है, बॉन्ड पेयर 4 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ नीचे 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल प्लेनर लीनियर होगी। और यहाँ पर एंगल 109.5, नीचे AB3 में 120 का और इसमें 180 का होगा लीनियर के अंदर। ये आगे एग्जांपल हैं, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा जी। क्लास अब आगे देखें जी, हमारे पास डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, ठीक है। अगर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, ठीक है, यानी कि AB3 सिस्टम है विद 1 लोन पेयर, AB2 सिस्टम विद 2 लोन पेयर, ठीक है। इस तरह से AB1 है विद 3 लोन पेयर, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास AB2 है विद 1 लोन पेयर एंड AB1 है विद 2 लोन पेयर। तो ये डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री को हमें बता रहा है, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नतीजे के तौर पे हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ देखिएगा ज़रा, अगर तो हमारे पास लोन पेयर ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, सराउंडिंग एटम जो है, ठीक है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड एंगल के। अगर सराउंडिंग एटम ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा, अगर सराउंडिंग एटम ज़्यादा हैं बॉन्ड एंगल कम है। सेंट्रल एटम जो है ये हमारे पास होता है जी बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। सेंट्रल एटम जो है ना क्लास, ये बॉन्ड एंगल बनाता है। अब यहाँ पर आप ये ज्योमेट्री देख सकते हैं जी, AB3 सिस्टम विद 1 लोन पेयर, तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल है लेकिन ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। AB2 विद 2 लोन पेयर है तो इसमें टेट्राहेड्रल है लेकिन बेंट और एंगुलर होगी। इस तरह से आगे सारा है जी। क्लास अब आगे देखिए, द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर विद नो लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, नो लोन पेयर, तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हो के जी शेप। एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल में एंगल कितना होता है जी, यहाँ देखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एंगल हमारे पास आएगा, यहाँ आप देख सकते हैं क्लास जी, ये रहा वाटर मॉलिक्यूल है जी H2, इसमें एंगल कितना है 109.5 से कम है। कितना कम होगा, क्या इसकी वैल्यू होगी जी क्लास, 109.5 से कम होगा। तो आप देख लें कौन सा कम है, 104.5, तो A इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव 5 बॉन्ड पेयर, जिनमें 5 बॉन्ड पेयर हों, ठीक है ना, तो उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल हो जाता है, 2 पायरामिडल बन जाते हैं, पिरामिड बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्पर, द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, इनके 2 बॉन्ड पेयर हों 2 लोन पेयर हों, तो फिर यहाँ ज्योमेट्री, ये वाटर की ज्योमेट्री है, बेंट या एंगुलर, सो B इज़ द राइट आंसर है। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विल बी pyramidal if the outermost shell of central atom has 3 bond pair and 1 lone pair, 1 bond pair, 3 lone pair, तो राइट आंसर हमारे पास है 3 bond pair and 1 lone pair। द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर, इसका स्ट्रक्चर होता है। वेस्पर थ्योरी हेल्प्स टू डिटरमाइन द शेप्स ज्योमेट्री बोथ ऑफ दीज है जी। आ गया जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। VBT कैन ओनली बी अप्लाइड इफ द ऑर्बिटल हैज़ मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन जी, 2 इलेक्ट्रॉन के होने, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन का होना यहाँ पर ज़रूरी होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होगा एक एटम का तो वो दूसरे एटम से बॉन्ड बना के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा।
तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का मस्कम लाजमी होना चाहिए। अमोनिया मालिक्यूल इज़ फॉर्म्ड थ्रू, अमोनिया मालिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होती है जी, कौन सी होती है, sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, थ्योरी एक्सप्लेन्स द बॉन्डिंग बाय क्वांटम मैकेनिक्स, पहली बात तो ये क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करती है। फिर आगे एटम्स फॉर्म बॉन्ड व्हेन टू पार्शली फिल ऑर्बिटल ओवरलैप, बॉन्ड कब बनते हैं, जब दो पार्शली फिल ऑर्बिटल का मतलब है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में ओवरलैप करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ ऑर्बिटल्स नेवर एक्सीड टू, कभी वो दो से ज़्यादा नहीं होते। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, नॉट डिपेंडेंस ऑन बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री, इक्विवेलेंट वैलेंसी, बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह, ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करती। वीबीटी मैकेनिज्म ऑफ बॉन्डिंग जी हमारे पास दो किस्म की होगी, या तो हेड टू हेड होगी या साइडवेज होगी, लीनियर या पैरेलल। फिर आगे ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेस्पर थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ती है, सेम तरीके यूज़ होंगे। रीज़न फॉर बॉन्डिंग, सो हाफ फिल ऑर्बिटल जो होता है क्लास, हाफ फिल ऑर्बिटल ये हाइब्रिड भी हो सकता है और अनहाइब्रिड भी हो सकता है, ठीक है। अब वीबीटी की लिमिटेशंस क्या हैं, डोंट एक्सप्लेन बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताती। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, ठीक है, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे वो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर, ये उसको एक्सप्लेन नहीं करती। वीबीटी कैन एक्सप्लेन ऑल एक्सेप्ट, तो अभी बताया जी, बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं करती। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी आर जी डी जनरेट हाइब्रिड जीमान, जी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उन्हें कहा जाते हैं। H2O मालिक्यूल इज फॉर्म्ड थ्रू, जी इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ज्योमेट्री ऑफ वन प्रोपाइन इज, वन प्रोपाइन की ज्योमेट्री जी लीनियर ज्योमेट्री हमारे पास होगी। प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर ज्योमेट्री होती है। वीबीटी बेस्ड ऑन, वीबीटी किसके ऊपर बेस करती है जी, ठीक है, वीबीटी बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल थ्योरी एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ये इसकी पहली लाइनें हमने पढ़ी थी, ये क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस करेगी। आल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एक्सेप्ट, सारे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं सिवाय जी जहाँ डबल बॉन्ड होगा ना, हमेशा याद रखिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड कोई दो एटम्स बना रहे हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड है, चाहे 10 बनाएं या 5 बनाएं या 50 बनाएं, कोई एटम सिंगल बॉन्ड बनाएगा वो सिग्मा होगा, ठीक है। हाँ, जहाँ डबल बॉन्ड आ गया उनमें से एक सिग्मा और एक सिग्मा होगा और एक डेफिनेटली उनमें पाई बॉन्ड होगा। तो O2 जो है इसमें डबल बॉन्ड होता है तो इनमें सिग्मा बॉन्ड के अलावा बाकी भी पाए जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ HF इज़ ड्यू टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जी, इसमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत ही कोई नहीं होती। पाई बॉन्ड आर प्रोड्यूस ड्यू टू, पाई बॉन्ड कब बनते हैं, तो इसका राइट आंसर है अनहाइब्रिड ओवरलैप के नतीजे में। बॉन्ड फॉर्मेशन है जी, बॉन्ड फॉर्मेशन में देखें सबसे पहले अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग बता रहा है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम के लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू न्यूक्लियाई हो, मैक्सिमम हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग में एस ओवरलैप हो रहा है हाइड्रोजन में, ठीक है, फिर sp ओवरलैप हो रहा है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, और px ओवरलैप हो रहा है फ्लोरीन के अंदर, ठीक है। पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से और ये बनता है आमतौर पे px py pz, ठीक है, px pz इनकी साइडवेज ओवरलैपिंग के नतीजे में पाई बॉन्ड बनता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरिंग स्लाइटली इन एनर्जी इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें ये है कि इनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट होती है एक दूसरे से मुख्तलिफ, लेकिन जब वो इंटरमिक्स होकर नए ऑर्बिटल बनाते हैं ना हाइब्रिड ऑर्बिटल, उन सब में एनर्जी सेम होगी। इसके मिसाल आप यूँ ले लें जी, आप 4 गिलास ले लें जूसेस के, डिफरेंट जूसेस के, सपोज़ आपने ले लिया जी मैंगो का जूस ले लिया, आपने एप्पल का ले लिया, आपने पाइनएप्पल का ले लिया और आपने उसका ले लिया अनार का, ठीक है, पोमेग्रेनेट का आपने ले लिया। अब अनार के जूस की स्ट्रेंथ लेता है, मैंगो के, सेब के, पाइनएप्पल, सब का जो स्ट्रेंथ है, जो कलर है वो डिफरेंट होगा। अब आप इन चारों गिलासों को आपस में मिलाओ तो आगे मज़ीद 4 गिलास ही बनेंगे, और जो 4 गिलास बनेंगे उन सब की एनर्जी, शेप, साइका सारा कुछ सेम होगा।
तो यहाँ पे यही हो रहा है, ठीक है। मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स हैं, अगर 2 इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 2 नए हाइब्रिड बनेंगे, 4 इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है? टू इम्प्रूव द इक्विवेलेंट वैलेंसी ऑफ एटम, एटम्स की इक्विवेलेंट वैलेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। कार्बन है जी, इसमें नंबर ऑफ एटम्स फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। अगर हमारे पास इसकी वैलेंसी 4 है, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स फॉर बॉन्डिंग इसको अवेलेबल हैं 3, तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। अगर 2 हैं तो sp2 होगी, और अगर 1 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी है हमारे पास। अब आगे ज़रा देखिएगा जी, हमारे पास वो बताता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेम शेल। तो हाइब्रिडाइजेशन हुई, ठीक है, तो रिज़ल्ट होगा क्या चीज़? रिज़ल्ट होगा डिफरेंट सब शेल, डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट शेप, ठीक है। अब सेम सब शेल हो जाएगा, सेम एनर्जी हो जाएगी, सेम शेप हो जाएगी। ये याद रखिएगा कि हमारे पास जब भी यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होगी तो डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट शेप, डिफरेंट सब शेल वाले ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हुए हैं, तो सेम सब शेल, सेम एनर्जी और सेम शेप वाले वो बन जाएंगे। और फिर उनकी जो शेप है वो 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल भी। अगर तो 3 ऑर्बिटल्स हैं जो इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 2 डायमेंशनल शेप होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। अगर 3 से ज़्यादा ऑर्बिटल्स हैं तो 3 डायमेंशनल शेप होगी। All hybrid orbitals of carbon in CH4 have same energy, same length, same shape. All of these is the right answer. The electron cloud density is symmetrical along the bond axis in जी किस bond axis में ये symmetrical होती है? सिग्मा के अंदर। Sigma bond consists of one region of electron cloud density along the bond axis along the bond axis होता है ये। आगे क्लास इन्होंने ये sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या कहते हैं जी? मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल। sp2 में 1 s और 2p, sp में 1 s और 1p मिलेंगे। इसमें टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, इसमें लीनियर ज्योमेट्री, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड, इसमें 3 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। फिर यहाँ वो बताते हैं एंगल 109.5, 120 और 180 का। ये आपने रेफरेंस याद रखना है। अब क्लासेस में एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर sp3, sp2 और sp की हैं, ठीक है। इथेन है, इथीन है और इथाइन है। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 होते हैं, इसमें 3, इसमें 2। अनहाइब्रिड 0 हैं, 1 है, 2 है। सिग्मा बॉन्ड 7 होंगे, सिग्मा बॉन्ड इसमें 5, पाई बॉन्ड 1 और सिग्मा बॉन्ड इसमें 3 और इसमें पाई बॉन्ड 2 होंगे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन में पाई बॉन्ड कितने होंगे? देखो 1 प्रोपाइन इसका मतलब है प्रोपाइन है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड जब भी बनेगा तो उनमें से 1 सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे, तो 2 इज़ द राइट आंसर। हाइब्रिडाइजेशन इन हाइड्रोकार्बन फॉर एन ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन इन हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो पॉसिबल हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकते हैं जी sp3, sp3, sp2, sp ये यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैप हो सकते हैं। यहाँ एग्जांपल्स इन्होंने दी गई हैं, ठीक है। यहाँ वो बता रहा है कि C1 C2 है, तो जो C1 है क्लास वो बता रहा है कि ये हमारे पास यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, C2 जो है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। इस तरह से C3 ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। याद रखिएगा यहाँ पर ये वाला जो C1 है ना, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर C2 जो है ये 2 डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये sp है। C3 कितने डबल बॉन्ड बना रहा है? 1, तो ये sp2 है। C4 कितने डबल बॉन्ड बना रहा है? 1 बना रहा है, 1 डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। C5 देखेंगे कितने डबल बॉन्ड बना रहा है? ये भी 1 डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर कोई शायद 2 डबल बॉन्ड बनाए तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर कोई शायद 3 ट्रिपल बॉन्ड बना ले तब भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। C6 देखो, इसने सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाए हैं, तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस तरह से यहाँ पर आप देख लें C1, C2, C3, C4। C1 ट्रिपल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, C2 ट्रिपल बॉन्ड, sp3, ये भी sp3, ये भी, सब sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। तो अनहाइब्रिड और हाइब्रिड ओवरलैप किस किस के दरमियान हो सकता है ये बताया जा रहा है जी। यहाँ पर वो बता रहा है C1 C2, तो द बॉन्ड बिटवीन C1 एंड C2। देखें C1 और C2 में कौन कौन से ओवरलैपिंग, पहले तो देखें जी C1 में कितने डबल बॉन्ड हैं? 1, तो इसमें
sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसमें 2 डबल बॉन्ड है, सो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 sp sp2 sp sp2 sp, सो c इज़ द राइट आंसर। जी यहाँ पर वो कह रहा है जी C5 और C6 में बताएं, तो देखें C5 जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है और C6 ये sp3 है, तो D इज़ द राइट आंसर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन, अब मीथेन किसने हाइब्रिडाइजेशन बताई है जी, तो कहता है ईच कार्बन ऑफ मीथेन sp2 हाइब्रिडाइज है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेनर होते हैं, ठीक है, एक p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होता है। इसमें CH बॉन्ड जो है sp2s ओवरलैपिंग से बनता है, बॉन्ड लेंथ बताई गई है कार्बन हाइड्रोजन की मीथेन में और एंगल बताया गया। इस तरह कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ बताई गई है और साथ ही उन्होंने यहाँ ओवरलैप बताया और बॉन्ड एंगल बताया। तो ये क्लास आपने इस तरह से याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अगर आप देखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड होते हैं और ये 2 डायमेंशनल फ्रेमवर्क बनाता है। मीथेन का स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल होता है। हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन, देखें बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं। आप देखें जी ये बेंजीन है, इसने भी आगे एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं, तो 12 इज़ द राइट आंसर। हाउ मैनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बेंजीन, देखें 12 सिग्मा बॉन्ड है और एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो यहाँ पर 24 हमारे पास आंसर आएगा। हाउ मैनी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, देखें पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं पूछा, बॉन्ड नहीं पूछा। पाई इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होते हैं, पाई बॉन्ड 3 होते हैं, तो 6 इज़ द राइट आंसर यहाँ पर। हाउ मैनी पाई बॉन्ड, तो 3 इज़ द राइट आंसर, 3 इज़ द राइट आंसर। एवरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन बेंजीन, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है जी, कार्बन का जो एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और जो हाइड्रोजन है वो S, तो sp2, B इज़ द राइट आंसर। जी क्लास अब आगे हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, MOT, इसको ज़रा पढ़ते हैं जी। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज़, जी मे बी लोअर और मे बी हायर, जी कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, याद रखिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, सो D इज़ द राइट आंसर। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपल्सिव फोर्सेस, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं ना ये रिपल्सिव फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड दी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर मिनिमम होती है, ठीक है, ये मिनिमम होती है और नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सम टाइम, तो दी इज़ द राइट आंसर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या बताती है जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये बताती है होल मॉलिक्यूल कंसीडर एज अ सिंगल यूनिट, कि हमने पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को एक सिंगल यूनिट कंसीडर किया हुआ है और इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स रीजन ऑफ सेम स्पेस अराउंड एन एटम वेयर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। और एटॉमिक ऑर्बिटल की तारीफ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी इसकी तारीफ बताई गई है, रीजन ऑफ स्पेस इन अ मॉलिक्यूल वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लाइकली टू फाउंड स्पेसिफाइड शेप साइज एंड एनर्जी लेवल। नोडल प्लेन जी वो प्लेन वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, सो हैविंग ज़ीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये कंपैरिजन बयान किया गया है एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ एक एटम के गिर्द होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मोर देन एक न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल में सिंगल एटम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 या 2 से ज़्यादा एटम हो सकते हैं। इनका डेफिनेट साइज़ और शेप होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डिपेंड करता है कि कितने ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं। फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी देखी जाए तो यहाँ पर डेफिनेट होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, मॉलिक्यूल की कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। और अगर हम इन्फ्लुएंस देखें तो जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल में, उन्हें सिर्फ एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक से ज़्यादा न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सेम एज नंबर ऑफ ओवरलैप ऑर्बिटल्स, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, अगर 4 कर रहे हैं तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे।
तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कम होती है, और हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से शुरू होगा। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई ईच ऑर्बिटल, ठीक है, या यूँ कह लें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है वो लो एनर्जी वाले से शुरू होगी, सिंपल जी लो एनर्जी वाले से शुरू होगी। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर जी ये हमें बताता है, जो कि हमें वीबीटी नहीं बताया था। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे। एस ऑर्बिटल ओवरलैप आप देख सकते हैं जी, हमारे पास यहाँ पर एक एस और एक एस आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो आगे 2 ऑर्बिटल बने हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी कम है, जो एंटी बॉन्डिंग उसकी ज़्यादा है। बॉन्डिंग को हमने सिग्मा से शो किया है, एंटी बॉन्डिंग को हमने सिग्मा स्टार से शो किया है, ठीक है। यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा, अब चूँकि यहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 फिल हो गए, तो अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं होगा। ये दरमियान में आप स्पेस देख सकते हैं, इसे हम नोड कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। चूँकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिनिमम है जी। ओवरलैपिंग में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये देखें जी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गया है, दरमियान में ये सिग्मा स्टार बन गया है, ठीक है, और ये सिग्मा, ठीक है। और साइडवेज हुई है तो ये पाई स्टार है, और ये नीचे वाला हमारे पास पाई है। यहाँ पर ये नोडल प्लेन है और यहाँ पर ये वाला जो है ये वाला नोडल प्लेन है, ठीक है जी। ये क्लास आपने याद रखना है। कंपैरिजन है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का। एनर्जी लेवल देखें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एनर्जी का लो होता है, एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में मिनिमम होती है। फिर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं ये अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और एंटी बॉन्डिंग ये रिपल्शन कॉज करते हैं। रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जी, ये हीलियम का इन्होंने बताया हुआ है कि जी आया कि हीलियम मॉलिक्यूल बनता है या नहीं बनता। आप देखें जी 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो ये वाला फार्मूला जो क्लास अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2, सो 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2, तो जवाब आएगा 0। इसका मतलब है कि हीलियम के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। क्लास ये इन्होंने नाइट्रोजन, बेरिलियम और बोरॉन का इन्होंने एनर्जी के लिहाज से रिलेशन बयान किया है, किसकी एनर्जी ज़्यादा किसकी कम होगी। इसको क्लास आपने अच्छी तरह से याद रखना है, और इस तरह से यहाँ पर ही ऑक्सीजन और फ्लोरीन का इन्होंने बताया है। बॉन्ड ऑर्डर फॉर नोबल गैसेज इज जी, नोबल गैसेज के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 0 होता है, बिकॉज ये बॉन्ड नहीं बनाते जी। इसके बाद हमारे पास है बॉन्ड प्रॉपर्टीज़, तो इसको ज़रा देखते हैं। Bond length depend upon hybridization order, size of orbital, electronegativity difference, all of these is the right answer. Bond length अगर देखें CH bond length is greater in, कहाँ पर bond length ज़्यादा होगी? याद रखना S करैक्टर ज़्यादा होगा ना तो बॉन्ड कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। S करैक्टर ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगी, S करैक्टर ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगी, और जहाँ S करैक्टर कम है वहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और जहाँ S करैक्टर ज़्यादा है वहाँ बॉन्ड कम लेंथ कम है। तो यहाँ पर इथेन के अंदर S करैक्टर होता है 33%, इथीन में होता है इथेन में होता है 25, इथीन में होता है 33 और इथाइन में होता है 50। तो S करैक्टर यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है, इथेन में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी इज़ द मेजरमेंट ऑफ, बॉन्ड एनर्जी जो है वो मेजरमेंट है किसकी? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की, मॉलिक्यूलैरिटी की, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की। तो याद रखिएगा जो बॉन्ड एनर्जी है ये मेजरमेंट होती है A और B दोनों की, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जी हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या है? कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम, 2 एटम्स के दरमियान जो कंप्रोमाइज डिस्टेंस है, यहाँ पर एनर्जी मिनिमम होती है। बॉन्ड लेंथ इधर इंक्रीज और डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ कम या ज़्यादा करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम या ज़्यादा होगी।
ठीक है। एक और बात, बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस कर देती हैं बॉन्ड लेंथ के ऊपर आके, कंप्रोमाइज डिस्टेंस के ऊपर आके, और इस वक्त डोमिनेट कर रही होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ जो है, ठीक है, फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ को, कौन कौन से हैं? साइज ऑफ ऑर्बिटल है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज है, और मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। अगर साइज ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास है, ठीक है, फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ को, साइज ऑफ ऑर्बिटल आप देख सकते हैं, साइज ऑफ सबशेल डिक्रीजेस, ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर ग्रिप इंक्रीज होगी, और एन वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ सबशेल के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इंक्रीज पोलैरिटी, इंक्रीज अट्रैक्टिव फोर्सेस, डिक्रीज बॉन्ड लेंथ, नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस, डिक्रीजेस बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ज़्यादा हो रहे हैं, मसलन कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो लेंथ ज़्यादा होगी, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो लेंथ कम होगी, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो लेंथ और कम हो जाएगी। सो नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो नंबर ऑफ एटम्स फॉर बॉन्डिंग, तो याद रखिएगा एस करेक्टर डिक्रीजेज बॉन्ड लेंथ एंड पी करेक्टर इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। ये क्लास अभी हमने ये सारी डिटेल में पढ़ ली, इन्होंने यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ट्रेंड ऑफ बॉन्ड लेंथ अलोंग द पीरियड अगर देखें तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी और डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, ये आपने याद रखना है। BF3 BCl3, अब यहाँ देखो बोरोन है, BF3 है, BCl3 है। हमने अभी कहा डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब Cl नीचे मौजूद है ना, F ऊपर मौजूद है, तो Cl वाला जो है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, BF वाले की बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो आप देख रहे हो 175 130, इस तरह से यहाँ पर ये हर एक के अंदर ये सारा सेम केस आएगा। इस तरह से यहाँ देख लें, इथेन है, इथीन है, इथाइन है, बॉन्ड लेंथ 154 133 और 120 है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स क्या हो रहे, नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हो रहे हैं? ज़्यादा हो रहे हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर इन, कहाँ कम होगी? मिथेन, इथेन, इथीन, जी इथीन में कम होगी कार्बन कार्बन लेंथ, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है। इन ग्रुप 4A द बॉन्ड लेंथ एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, के ग्रुप 4A के अंदर बॉन्ड लेंथ जो है जैसे हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। जी बॉन्ड एनर्जी है, द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एक मोल सब्सटेंस के अंदर जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है ब्रेक करने के लिए बॉन्ड्स को, उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, किलो जॉल पर मोल हैं। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। साइज़ ऑफ एटम, साइज़ कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी जो है, साइज़ कम है, साइज़ कम होने से बॉन्ड लेंथ कम है, सो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। सो इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की बात की जाए, यहाँ भी इन्वर्स रिलेशन है। एप्लीकेशन है जी, रिलेटिव स्ट्रेंथ इससे मालूम की जाती है, परसेंटेज आयोनिक करैक्टर मालूम किया जाता है और एस्टिमेट की जाती है एंथैल्पी को। एग्जाम्पल है जी, इनर्टनेस ऑफ N2, जो हमारे पास N2 है वो इनर्ट होता है, क्यों? क्योंकि हाई बॉन्ड एनर्जी है, पाई करैक्टर उसमें स्ट्रॉन्गर होता है और नो बॉन्ड डिसोसिएशन पॉसिबल। CO वैलेंसी नॉट सेटिस्फाइड, अनयूजुअल पोलैरिटी, इसमें वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है और अनयूजुअल। F2 लेस बॉन्ड एनर्जी, इसमें बॉन्ड एनर्जी कम होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस विद इन द सिस्टम, रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो इसमें क्यों एनर्जी इसमें कम होती है? बिकॉज यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। क्या चीज़ मौजूद होती हैं? इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में आपस में रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। डाइपोल मोमेंट इज़ द मेजर ऑफ, डाइपोल मोमेंट किस चीज़ की मेजर करता है? डाइपोल मोमेंट मेजर करता है पोलैरिटी को, सो B इज़ द राइट आंसर। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंसेस, जी डाइपोल कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू आर, इसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। यूनिट है कूलम्स मीटर या D/, 1 D/ बराबर है 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। तो ये वैल्यू आप अच्छी तरह से याद रखिएगा।
एप्लीकेशन जी इसको परसेंटेज आयनिक करेक्टर मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं और ज्योमेट्री को यूज़ किया। इन ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल अगर हमारे पास डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है तो ज्योमेट्री जो है ना क्लास वो लीनियर होगी, और अगर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है बेंट या एंगुलर है। टेट्रा एटॉमिक में अगर देखें डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है तो इसका मतलब ट्राइगोनल है, और अगर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब ट्राइगोनल पैरामिडल है या डिस्टॉर्टेड प्लेनर ट्राइगोनल है। ये इन्होंने डाइपोल मोमेंट और साथ इन्होंने ज्योमेट्री को रिलेट किया हुआ है। AX में डाइपोल कैन नॉट बी ज़ीरो, कैन बी नॉन ज़ीरो, लीनियर है। AX2 में लीनियर और बेंट, अगर लीनियर है तो ज़ीरो है, बेंट है तो कैन बी नॉन ज़ीरो, तो ये नॉन ज़ीरो होगी। AX3 यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर ट्राइगोनल प्लेनर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा, और ट्राइगोनल पाई पैरामिडल है तो उसका मतलब है यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगी। टी शेप है तब भी ज़ीरो नहीं होगी। AX4 टेट्राहेड्रल शेप में डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। स्क्वायर प्लेनर में इसमें स्क्वायर प्लेनर के अंदर भी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, और सीसा के अंदर ये ज़ीरो नहीं। तो ये इस तरह से आप डाइपोल मोमेंट के लिहाज से आप इजीली बयान कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को। इस टेबल को अच्छी तरह से याद करना है आपने। C4 हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हैव डाइपोल मोमेंट, जो C4 है हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, उसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना होता है, जो डाइपोल मोमेंट उसमें ज़ीरो होता है। कंपाउंड्स हैविंग नॉन ज़ीरो डाइपोल, लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्रा, स्क्वायर, बाई पैरामिडल, तो इसका राइट आंसर है स्क्वायर बाई पैरामिडल। विच ऑफ द फॉलोइंग है ज़ीरो डाइपोल? पानी जी नहीं, बिल्कुल वाटर नहीं। अमोनिया में BF3CS जी, BF3 के अंदर हमारे पास ज़ीरो होती है डाइपोल मोमेंट। जी क्लास बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।